Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I am Priyanka Changil here. Today we will discuss about types and importance of MSME, which means micro, small and medium enterprises. हमारी गवर्नमेंट इंडिया में MSME एक्ट को कब लाई? हमारी गवर्नमेंट MSME एक्ट को इंडिया में 2006 में लेके आई। MSME के जो हेड हैं वो हैं मिस्टर नितिन गडकरी एंड जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर प्रताप चंद्र सारंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ MSME। MSME क्या होता है, इस एक्ट को क्यों लेके आए? MSME हमारे इंडियन इकॉनमी की बैकबोन है। MSME बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है अपनी कंट्री का। MSME का काम क्या होता है, इसकी डिपार्टमेंट क्या काम करती है? MSME बेसिकली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करती है, उनको डेवलप करती है। इस एक्ट को क्यों लाया गया इंडिया में? इस एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती थी वो उस हिसाब से मतलब डेवलप नहीं होती थी जिस हिसाब से उन्हें डेवलप होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने सोचा हम कुछ ऐसा एक्ट लेके आते कि हम जो ये स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनकी क्या कर सके, हेल्प कर सके ताकि वो भी डेवलप हो। तो गवर्नमेंट MSME एक्ट 2006 में लेके आई। MSME GDP में अराउंड 29% कंट्रीब्यूट करता है और टोटल एक्सपोर्ट्स में 48% कंट्रीब्यूट करता है। MSME की जो मिनिस्ट्री है ना, बेसिकली वो क्या हेल्प करती है स्मॉल एंटरप्राइजेस की? वो उन्हें फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी में हेल्प करती है, उन्हें पैसा देती है ताकि वो लोग अपने स्मॉल और मीडियम बिजनेस को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि MSME की जो डेफिनेशन है ना वो अब चेंज हो चुकी है। अगर हम टेबल में देखें 2006 का जो क्राइटेरिया था MSME का, मतलब जो 2006 में डिफ़ाइन किया गया था क्राइटेरिया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया एकदम डिफरेंट था, सर्विस एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया भी एकदम डिफरेंट था। 2006 में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस को डिफरेंट क्राइटेरिया दिया हुआ था, मतलब उनका जो क्राइटेरिया था बेसिकली वो डिफरेंट था। लेकिन अब न्यू डेफिनेशन आने के बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस है ना, उन दोनों को एक ही मान के चलते हैं, मतलब इक्वल मान के चलते हैं। उनमें अब कोई डिफरेंस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अब इक्वल है। लेकिन न्यू डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम टर्नओवर भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में फर्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस को हम लोग टिनी यूनिट्स भी कहते हैं। जैसे आइसक्रीम पार्लर हो गए, स्मॉल रेस्टोरेंट हो गए, वो हमारे क्या हो गए, छोटे एंटरप्राइजेस में आते हैं, लाइक माइक्रो एंटरप्राइजेस के एग्जांपल्स हो गए ये। एज पर न्यू डेफिनेशन, अगर कोई फर्म प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करती है और टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है तो वो लोग कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाएंगे? माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मॉल एंटरप्राइजेस। एज पर न्यू डेफिनेशन, अगर कोई फर्म प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 करोड़ तक इन्वेस्ट करती है और टर्नओवर उनका 50 करोड़ तक होता है तो वो कौन सी एंटरप्राइजेस में क्लासीफाई किए जाएंगे? स्मॉल एंटरप्राइजेस में उनको क्लासीफाई किया जाएगा। स्मॉल एंटरप्राइजेस के एग्जांपल हैं कैफ़े हो गए, फास्ट फूड शॉप्स हो गई, योगा सेंटर हो गए, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। एज पर न्यू डेफिनेशन, अगर कोई फर्म प्लांट एंड मशीनरी और
इक्विपमेंट्स में 20 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है और टर्नओवर उनका 100 करोड़ तक होता है, तो उन्हें हम मीडियम एंटरप्राइजेस में इंक्लूड करेंगे। मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में कितना होना चाहिए हमारा 20 करोड़ और टर्नओवर कितना होना चाहिए 100 करोड़, तभी हम मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाएंगे। मीडियम एंटरप्राइजेस के एग्जांपल हो गए साइकिल इंडस्ट्री हो गया, रेडियो एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री हो गए, ये हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को विलेज इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी कहा जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री ना होम बेस्ड इंडस्ट्री होती है। कॉटेज इंडस्ट्री फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होती। कॉटेज इंडस्ट्री में लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो घर से प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ बनाते हैं घर से बनाते हैं। एज अ लेबर उनके फैमिली मेम्बर्स उनकी हेल्प करते हैं, वो लोग कोई बाहर से लेबर हायर नहीं करते। तो कॉटेज इंडस्ट्री में जो कुछ प्रोड्यूस होता है घर से प्रोड्यूस होता है, जो भी उनकी हेल्प करते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं टेलरिंग का। अगर कोई टेलर है वो कपड़े सील रहा है तो उसकी हेल्प उसकी वाइफ कर रही है, उनके बेटे कर रहे हैं, उनकी बेटी कर रही है, तो वो लोग कॉटेज इंडस्ट्री में आ सकते हैं ना, वो लोग कॉटेज इंडस्ट्री वाले ही कहलाएंगे, क्योंकि जो कुछ वो बना रहे हैं वो अपने घर पे ही बना रहे हैं। और अगर वो हेल्प ले रहे हैं तो वो किन की हेल्प ले रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर की, अपने वाइफ की, अपने बेटा या अपनी बेटी की। तो वो कौन सी कैटेगरी में आए, कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी में आए। कॉटेज इंडस्ट्री में हमारी कैपिटल है ना कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत कम लगती है। कैपिटल कितनी इन्वेस्ट होती है इसमें, थोड़ी कम कैपिटल इन्वेस्ट होती है। कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हो गए कारपेंट्री, पोट्री, कारपेट मेकिंग, ये हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें हमें हैवी कैपिटल, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट होती है। जो इन्वेस्टमेंट हमने मीडियम एंटरप्राइजेस में की थी ना, उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हमारी लार्ज स्केल में होती है। जैसे इसमें प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 20 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और टर्नओवर हमारा 100 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आएंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हो गए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में एसएमई की बहुत वैल्यू है, काफ़ी वैल्यू है। मतलब ये जो एंटरप्राइजेस है ना, अब की डेट में, आज की डेट में बहुत सारे सेक्टर्स में अपना अपना काम कर रहे हैं। इन्हीं इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत से लोगों को क्या मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट। और ये काफ़ी लोगों को ना ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एमएसएमई के आने के बाद मतलब एमएसएमई ने अराउंड 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फास्टर डिसीजन मेकिंग। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हम फास्ट ले लेते हैं, क्योंकि जो एंटरप्राइजेस होती है उनका साइज़ छोटा होता है, तो डिसीजन भी जल्दी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड कॉरपोरेशन। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो उनका साइज़ होता है वो छोटा होता है, तो हम लोग डायरेक्टली 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं सबसे। हम सबसे अगर बात कर लेंगे अच्छे से तो उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर पाएंगे, उनसे कॉरपोरेट अच्छे से कर पाएंगे।
जिससे क्या होगा, हम न्यू न्यू आइडियाज़ जनरेट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो हमारी एमएसएमई होती है, उनकी जो मिनिस्ट्री होती है, वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटे जो एंटरप्राइजेस होती है उनको शुरू करवाने के लिए बिजनेसमैन की फाइनेंशियली हेल्प करता है, ताकि उन्हें पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो उन्हें पैसों की हेल्प करता है ताकि वो भी अपने एंटरप्राइजेस को या इंडस्ट्रीज़ को आगे ग्रो कर सके, प्रमोट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है नीडलेस कैपिटल। इसका मतलब है जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं उनके अंदर है ना कम कैपिटल लगता है अगर हम कंपेयर करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में तो काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में हमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा चेक ऑन माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अगर हम देखें रूरल की पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट हो रही है, क्यों? इसके काफ़ी रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि वो लोग इनकम जनरेशन की वजह से माइग्रेट करते हैं, अच्छी जॉब ढूंढने के चक्कर में वो लोग माइग्रेट करते हैं। तो एमएसएमई ने क्या किया, वो रूरल एरियाज़ में ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किया और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई, जैसे रोड्स की, पावर की, ब्रिजेस की, वहाँ पर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी वहाँ पर इस्टेब्लिश करवाए ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि वहाँ के लोग अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट ना करें और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोर फ्लेक्सिबल। छोटा साइज़ होने की वजह से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, और जो भी चेंजेस आते हैं ना उनको हम जल्द से जल्द एडप्ट कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है? जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का साइज़ होता है वो छोटा होता है और स्ट्रक्चर उनका सिंपल होता है, तो जिसकी वजह से वो जल्दी से चेंजेस को एडप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिस्टिक गुड्स। आर्टिस्टिक गुड्स वो होते हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वाले गुड हो गए, सामान हो गए, आर्ट का कोई सामान हो गया। वो अगर देखा जाए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वाले अकेले प्रोडक्शन कर सकते हैं आर्टिस्टिक गुड्स का। आर्टिस्टिक गुड्स हो गई जैसे बनारसी साड़ी हो गई, कारपेट्स हो गए, लाइक गहने बनाना, ये हमारे आर्टिस्टिक गुड्स में आते हैं। इन गुड्स का अब्रॉड में काफ़ी बड़ा मार्केट है, वो अपने ये गुड्स अब्रॉड में भेजते हैं ताकि उन्हें अच्छी अर्निंग हो, अच्छी डील्स उन्हें मिले। तो एमएसएमई आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स को भी काफ़ी प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोजर टू देयर कस्टमर्स। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले होते हैं ना, वो अपने कस्टमर से काफ़ी क्लोज होते हैं, वो अपने कस्टमर से डायरेक्ट जाके डील कर सकते हैं, वो उनकी नीड्स को जान सकते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को क्या कर सके, प्रॉपर सेटिस्फाई कर सके। तो ये अपने कस्टमर्स के काफ़ी क्लोज होते हैं। थैंक यू।